दोस्तों, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं और दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इसी बीच 5 राज्यों के चुनाव भी आ गए हैं। तो कह सकते हैं राजनीति गर्म है और इसका कितना असर पड़ेगा देश की पूरी राजनीति पर या सत्ता तंत्र पर, एक बड़ा सवाल बन गया है। इस समय हमारे साथ सीपीआईएमएल के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य हैं और आपको बताएं सीपीआईएमएल भी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और इन्हीं से जानते हैं पूरी राजनीतिक परिस्थिति, चुनाव और किसान आंदोलन के संदर्भ में जो चीज़ें दिख रही हैं और किस तरफ देश को ले जाती हुई दिख रही हैं। तो कॉमरेड दीपंकर जी, अगर आपसे पूछें कि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें चुनाव किस तरह से असर डालने जा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन 5 राज्यों का चुनाव। एक तो आप देख लीजिए इसमें बंगाल और असम। तो असम में बीजेपी की अपनी सरकार है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग एक तरह से 40% वोट और 18 सीटों के साथ उसमें दस्तक दे दिया। तमिलनाडु और केरल में हो सकता है फिलहाल बहुत इमीडिएट कोई बीजेपी के लिए बहुत स्टेक नहीं है, लेकिन पुदुचेरी में उसने अपनी जगह बना ली। तो एक तो हमें लगता है कि बीजेपी का जो पूरे उसकी योजना है पूरे देश पर समूची सत्ता पर कब्जा जमाना, तो उस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण एक चुनाव का समय है। दूसरा है कि अगर सिचुएशन को देखा जाए, कोरोना काल में बिहार का चुनाव हुआ और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद बीजेपी को हम लोग रोक पाएंगे, लेकिन अंततः सरकार उसकी बच गई। जबरदस्त किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव का दौर है, क्योंकि अगर कहीं भी बीजेपी अगर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई तो उसका पूरा इंटरप्रिटेशन ये करने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन बेअसर हो गया या जनता ने कृषि कानूनों का समर्थन दे दिया। और इसलिए किसान आंदोलन ने भी इस चुनौती को समझते हुए हमने देखा कि किसान नेताओं का दौरा हुआ पूरे देश के पैमाने पर और लोगों ने उन्होंने जनता से अपील की भी भाजपा को वोट नहीं। किसान आंदोलन के साथ साथ देख लीजिए तो अभी इस समय बहुत तेज़ी से निजीकरण का पूरा चल रहा है। तो ये जो आर्थिक मुहिम है, निजीकरण एकदम चरम पर है। तो थोड़ा बहुत भी अगर बीजेपी को इस चुनाव में ज़्यादा सफलता मिल गई तो ये जो बीजेपी की इस समय आक्रामकता है मोदी के इस दूसरे फेज में, तो उसमें इजाफा होने वाला है। और इसीलिए हमें लगता है कि वो इजाफा अगर होता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, पूरे जो संघीय ढांचा है। बंगाल उन बचे कुछ राज्यों में है जहां अभी भी अपोजिशन की सरकार है। अगर वहाँ डबल इंजन के नाम पर बीजेपी वाले कब्जा जमा लेते हैं तो समझ लीजिए कि देश में पूरे फेडरलिज्म जो जबरदस्त उस पर एक असर आ जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दौर है चुनाव और हमें लगता है कि लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि बहुत कुछ दांव पे चल रहा है इस बार। अगर आपसे पूछें, सीपीआईएमएल भी इस चुनाव में हिस्सेदारी कर रहा है, कहाँ कितनी सीटों पर लड़ रहा है सीपीआईएमएल? हम लोग बहुत कम। एक तो केरल में हम लोग लड़ नहीं रहे हैं और हमने जनरली स्पीकिंग समर्थन दिया है एलडीएफ को। पौंडीचेरी में सिर्फ 1 सीट पर हम लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में 12 सीट। वहाँ जो गठबंधन बना डीएमके कांग्रेस का, उसमें हम लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहाँ उस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। असम में गठबंधन में भी हम लोग हैं, लेकिन कार्बी आंगलॉन्ग महत्वपूर्ण हमारे लिए जिला था। 2004 तक कमल जयंत एमपी वहाँ से एमपी थे। एएसडीसी के नाम से कई बार वहाँ काउंसिल से लेकर के एमएलए सीटों पर हमारी जीत रही है, लेकिन अब ये विडम्बना है कि वहाँ उस पहाड़ी ज़िले के अंदर जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा उस ज़िले के अंदर हम लोग स्वतंत्र तरीके से लड़ रहे हैं। वहाँ ट्रायंगुलर कंटेस्ट की स्थिति है, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल। लेकिन जो शेष असम है वहाँ हम गठबंधन के साथ हैं और सिर्फ 1 ही सीटों पर लड़ रहे हैं। इस पर वो बिहाली जो पुराना शोनितपुर जिला था उसमें से एक विश्वनाथ जिला नया बना है, उसमें से एक चाय बागान की सीट है बिहाली। वहाँ हमारे चाय बागान के नेता विवेक दास सेंट्रल कमेटी मेंबर है, वो लड़ रहे हैं। बंगाल में हम लोग 12 सीट लड़ रहे हैं।
और 12 सीटों के बाहर हमने ये तय किया है कि जो 2016 में जिन सीटों पर लेफ्ट फ्रंट को जीत हासिल हुई थी, उन सीटों पर, और उनमें से जिन जहाँ एमएलए डिफेक्ट नहीं किए, क्योंकि 32 सीटों पर जीत हुई थी, जिन 32 में से मुझे लगता है कि करीब 8 के एमएलए इधर उधर हो गए हैं, तो बचे हुए 24 सीटों पर, उन सीटों पर हम लेफ्ट को समर्थन देंगे। 12 सीट पर हम लड़ रहे हैं, और शेष सीटों पर बंगाल में जनता से हमारी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोग लोकली तय करें कि इनको वोट डालने से बीजेपी को मैक्सिमम हराने की उम्मीद की जा सकती है। उस हिसाब से लोग तय करें, वोट दें। सीपीएम हो तो सीपीएम को दें, कांग्रेस हो तो कांग्रेस को दें, टीएमसी हो तो टीएमसी को दें। आप कह सकते हैं कि जो नो वोट टू बीजेपी कैंपेन है, या नो वोट टू बीजेपी से भी आगे बढ़ करके डिफीट बीजेपी, इस कैंपेन में हम लोग हैं। अगर शुरुआत असम से बातचीत की जाए तो असम में जो गठबंधन बना है उसमें आप भी शामिल हैं, सीपीएम भी शामिल है, बड़ा गठबंधन है। क्या नहीं लगता कि अखिल गोगोई, क्योंकि सीए मुद्दा बना हुआ, उस मुद्दे पर अखिल गोगोई काफ़ी मुखर थे, और उनको अगर आ जाते तो गठबंधन और मजबूत होता, विपक्षी गठबंधन? अब क्यों नहीं आ पाए, हमें लगता है कि इस पर थोड़ा समझना होगा। उसमें एक बात तो सीटों को लेकर के हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि सवाल शायद सिर्फ सीटों का नहीं है। अखिल गोगोई की यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी, बड़े बांधों के खिलाफ लड़ते हुए, फिर ज़मीन बचाने की लड़ाई, किसानी बचाने की लड़ाई, यहाँ से एंटी सीएए मूवमेंट, और अब एंटी सीएए मूवमेंट के बाद एक असम में लगा कि अखिल गोगोई बेसिकली बीजेपी से ज़्यादा कहीं कांग्रेस और या यूडीएफ के खिलाफ उनका पूरा राजनीतिक प्रचार चल रहा था। अब अभी वो खुद लड़ रहे हैं चुनाव, और हमें जहाँ तक जानकारी मिली कि अभी शायद थोड़ा बीजेपी के खिलाफ भी लोग ज़्यादा बोलने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि देखना होगा कि उनकी पॉलिटिक्स अब इस समय किस जगह पर है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर उनकी राजनीति केंद्रित नहीं होती है असम की स्थिति में, तब तो मेरे ख्याल से तालमेल मुश्किल था, क्योंकि ये जो गठबंधन बना वो एंटी बीजेपी गठबंधन है। यहाँ तक कि जो बोडो लोग भी अल्टीमेटली आए हैं, वो भी इसी वजह से आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के मुताबिक तालमेल किया था पहले इनके साथ, पूरा फ़ायदा उठाने के बाद अब वहाँ दूसरे बोडो संगठन के साथ उन्होंने तालमेल कर लिया म्यूनिसिपल या जिले के जिला परिषद के चुनाव में, तो जिसके चलते वो गठबंधन टूटा है और उन्होंने साथ दिया। तो मुझे लगता है कि असम में बड़ा गठबंधन है, और कांग्रेस और या यूडीएफ की यूनिटी, पिछली बार वो यूनिटी नहीं थी, इससे भी फर्क पड़ेगा। बोडो के इधर आने से फर्क पड़ेगा, लेफ्ट के मोटे तौर पर इस गठबंधन में होने से बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी भी असम के बहुत सारे इलाके में, बहुत ज़्यादा नहीं तो 3-4-5 हज़ार करके वोट हर जगह लेफ्ट के पास आमतौर पर है। तो उम्मीद है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी रुक जानी चाहिए। अभी तो आप दौरा करके लौटे हैं असम से, वहाँ सीए जितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा, वजह क्या है इसकी? मुद्दा तो बना है, लेकिन अब ये बात यह है कि वहाँ देखिए एक एनआरसी भी है, एक सीए भी है, और सीए को लेकर के बीजेपी ने कुछ कह रखा है कि भाई असम में एक तरीके से अगर जो बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं उनको हम असम से बाहर बसाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से कुछ उलझन में रखा है बीजेपी ने, लेकिन ये मुद्दा ज़रूर है, वो थोड़ा बैकग्राउंड में है। ये बीजेपी की अपनी चाल है, क्योंकि बंगाल और असम को बैलेंस करने में बंगाल के लोग मांग रहे थे कि भाई एक हिस्से में कि कहाँ सीए का रूल्स क्यों नहीं अभी तक फ्रेम हुआ, और असम के लोग बिल्कुल सीए के खिलाफ है। इसी के बैलेंस में इन्होंने सीए को थोड़ी देर के लिए पीछे रखा है। तो लेकिन मुद्दा ज़रूर है, बंगाल असम में ऐसा नहीं है कि लोग कहीं से भी, इस बार भी असम में जो आपको जनादेश मिलेगा उसमें सीए का विरोध जो असम में बहुत निर्णायक है, उसका एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब आते हैं बंगाल पर। बंगाल पूरे देश की निगाह में इस समय चुनाव हो रहे हैं, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहाँ लगा दी है, कैसे अपने पास सत्ता हासिल की जाए, ले आई जाए। यहाँ पहले फेज का चुनाव हो गया 30 सीटों पर, अभी शुरुआती संकेत क्या है? बाकी मैं भी कुछ बातें और दूसरे मुद्दों पर करूँगा। हमें जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि शुरुआती संकेत 2019 में जो बीजेपी जिस ऊंचाई तक पहुंच गई थी,
तो उस जगह पर तो बीजेपी नहीं है। बीजेपी 2019 की तुलना में बीजेपी की मुहिम जो है कमज़ोर पड़ रही है। और शेष तो अभी देखना है, जो सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन बना है, काफ़ी दमखम के साथ लोग लड़ रहे हैं, तो उसका आमतौर पे लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद सीटों पर बहुत असर ना पड़े, लेकिन वोट पर तो अगर ऐसा होता है 2019 में आपको पता है कि वहाँ सीपीएम का वोट शेयर बहुत नीचे चला गया था, 7% या उससे भी नीचे। कुल मिला करके सीपीएम और कांग्रेस मिला के भी देखें तो 12% के आसपास। तो यहाँ से अगर ये गठबंधन का वोट शेयर कुछ बढ़े तो उससे भी एक फ़र्क पड़ने वाला है। और शेष हमें लगता है कि बंगाल में लोग भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, और बीजेपी का जो खतरा है इससे लगता है कि बंगाल बिल्कुल बेखबर था। तो इस जगह पर हम लोगों ने बिहार चुनाव के बाद बंगाल में एक तरीके से एक सेंसिटाइजेशन लाने की हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि खतरा जितना बड़ा हुआ था उस हिसाब से खतरे का कोई एहसास लोगों में नहीं था। तो ये एक काम लेकिन हुआ है, हम लोगों ने किया। एक नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चला, और कुल मिलाकर के मोदी के सेकंड फेज़ में अब की जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, तो इन तमाम चीज़ों का भी असर, जो कृषि कानून है, तो इसका भी थोड़ा बहुत असर बंगाल में है। हालांकि अभी भी फोकस तो वहाँ राज्य सरकार और सरकार के खिलाफ, सरकार को हटाने को लेकर के एक मुहिम हो रखी है। तो फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी के खतरे को भी बंगाल में लोग थोड़ा समझने लगे हैं, और जैसे जैसे ये समझ बढ़ेगी बीजेपी के लिए रास्ता कठिन होगा। बंगाल 34 सालों तक लेफ्ट फ्रंट के शासन के तहत था, और एकाएक लगा सीपीएम को बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, रोजगार और तमाम दूसरे सवाल, विकास सवाल अधूरे हैं जब तक इसको पूरा नहीं किया जाता। उसमें अधिग्रहण और तमाम चीज़ें शुरू हुई, और अपने तरीके से बैकफायर भी हुआ, और उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। माले के अगर दृष्टिकोण से पूछें तो क्या मॉडल होगा बंगाल के लिए, मतलब सीपीएम से अलग वो क्या जो है विकास का मॉडल देना चाहती है, वो क्या होगा, क्या चीज़ करेगी अलग? नहीं, अभी तो देखिए विकास का मॉडल तो आप अगर सीपीएम को अगर ले लें तो सीपीएम का जो शुरुआती मॉडल था, तो वो मॉडल एक तरह से कृषि आधारित, गांव आधारित, और थोड़ा बहुत गरीबों को, कमज़ोर तबके को कुछ राहत देने पर केंद्रित था। ऑपरेशन बर्गा हुआ, भूमि सुधार की एक शुरुआत हुई, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे, पंचायत में एक तरीके से चुनाव के साथ साथ एक निचले स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ये चीज़ें मोटे तौर पर एक सही दिशा में चल रही थी। तो एक तो इसको अचानक इन्होंने जो बदल दिया, जब इनको लग गया कि शायद ये हमने कर लिया, इससे हमको कुछ मिलना नहीं है, और अब इसलिए बहुत अजीब स्थिति थी कि 2004 के बाद अगर आप याद करें तो वो जो दौर था जब बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने लगा था, इंडिया शाइनिंग का नारा था, तो पहली बार जब ये निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीतियों से देश में एक नाराज़गी बढ़ने लगी थी, और जिसके चलते कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी, जिसने नई आर्थिक औद्योगिक नीति की शुरुआत की थी, उसको जब बात समझ में आई तो उसने तब कॉमन मैन का मुहावरा शुरू किया। एक ये सारे सिरे से नीतियाँ नई बनी, आपके NREG जैसा कानून, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, लेकिन उसी दौर में सीपीएम ने एक उल्टी दिशा पकड़ ली। इन कानूनों को बेहतर ढंग से बंगाल में लागू करवाने के बजाय, जैसे मसलन NREG ही बंगाल में ठीक से लागू हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट ठीक से लागू हो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई रास्ता चुना जाए, पब्लिक सेक्टर में रिवाइवल हो, इसके बजाय उन्होंने कोई बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, टाटा को बुला करके, वो एक तरीके से एक उसमें सब्सटेंस बहुत कम था, एक सिंबॉलिज्म था कि क्योंकि बगल में वहाँ तो ऑलरेडी हिंद मोटर की फैक्ट्री थी, बिरला की फैक्ट्री थी, एम्बेसडर की फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री जब बंद हो रही है, अब वहाँ एक नैनो की फैक्ट्री अब लगा देंगे तो उससे कौन सी बात हो जाएगी। बंगाल ऐसा नहीं कि बंगाल में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, बहुत हुआ था, इंजीनियरिंग फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री वहाँ। अब ये इंडस्ट्री के नेचर के बदलाव के साथ साथ जो केमिकल का दौर आया, और इस दौर में बंगाल पीछे गया, बंगाल का स्टील प्लांट वो सब भी थोड़ा पीछे गया। तो हमें लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में भी सीपीएम ने गलत रास्ता चुन लिया। तो बंगाल को रोजगार चाहिए निश्चित तौर पर, उसके लिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ,
अभी देख लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के आम लोगों में एक चर्चा आपको सुनाई देगी कि थोड़ा बहुत अस्पतालों में स्थिति सुधरी है। तो आप हालांकि इससे जो भी हुआ है वो पूरा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इस समय हम तो समझते हैं कि जो निजीकरण का सबसे घातक असर देश में हो रहा है वो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, लोगों को अब कार्ड थमा रहे हैं 5 लाख 10 लाख के, लेकिन अब कार्ड लेके लोग करेंगे क्या? अभी कोरोना महामारी आई तो हमारे पास जेब में अगर कार्ड हो, 1 कार्ड 2 कार्ड जितने भी कार्ड हो, लेकिन ज़रूरत जब पड़ेगी उस समय अगर कोई हेल्थ सेंटर काम ना करे, कोई एम्बुलेंस ना मिले, कोई डॉक्टर ना मिले, दवाई ना मिले, तो वो कार्ड लेके लोग क्या करेंगे? तो बंगाल में भी हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर का ये जो खास तौर पे हेल्थ एजुकेशन, ये बंगाल के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एजुकेशन, वो बहुत कमज़ोर हुआ है। तो हमें लगता है कि बंगाल के लोग ये चाहते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज, वो ठीक से डिलीवर हो, डिलीवरी ठीक से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वायबल सस्टेनेबल एक ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जहाँ एमएसएमई सेक्टर के ज़रिए, एग्रो बेस्ड इसके ज़रिए लेबर इंटेंसिव हो। और आप अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो उसमें भी हमें लगता है कि जो हो सकता था, जितना बेंगलोर में या हैदराबाद में हुआ है, मेरे ख्याल से कलकत्ता में उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो वो भी, और कलकत्ता हो, सिलीगुड़ी हो, चाय बागान बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चाय बागान में आप देखेंगे कि एकदम उन्होंने कोई मिनिमम वेजेस अभी भी नहीं है। तो कुछ हमें लगता है कि वर्किंग कंडीशंस, मिनिमम वेजेस, इस पर बंगाल में ध्यान दिया जाए, तो जो व्यापक लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो शेष तो इसी तरीके से बंगाल का डेवलपमेंट हो सकता है। डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, लोगों की डिग्निटी, ये इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बंगाल का बिल्कुल बदला हुआ है, जो सीपीएम के एक तरीके से राइज का पूरा दौर रहा है, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए, वो इमरजेंसी के दौर में लड़ते हुए, और एक तरीके से एमएल मूवमेंट का जो एक पूरा आवेग पैदा हुआ था, चुनाव में उसको बटोरने का काम, उससे फ़ायदा उठाने का काम सीपीएम ने किया, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत थे ही नहीं ज़मीन पर, संगठन कमज़ोर था, चुनाव भी नहीं लड़ते थे। तो लेकिन आज का जो दौर है वो बिल्कुल नया दौर है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार सरकार अगर न भी बना ले तो इतनी तो बात है कि बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने जा रही है। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक बंगाल देखा जा रहा था इंटेलेक्चुअली बहुत आगे खड़ा हुआ, नवजागरण का पूरा प्रभाव रहा है, और माना जा रहा था कि बीजेपी जैसी ताकत वहाँ शायद न खड़ी हो सके, कोई जमीन न बना सके, उसके लिए खड़ी होने की जगह नहीं मिलेगी। ये क्या चीज़ हो गई, क्या बदलाव आया जिसमें बीजेपी जो है एक मेजर फोर्स वहाँ बन गई दोनों स्तर? ये अचानक कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बंगाल में हम लोग नवजागरण की बात ज़रूर करते हैं, और एक जो बंगाल की उदार प्रगतिशील एक विचार, एक वैचारिक परंपरा रही है, उसका पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू भी था, ये हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे। सबसे ज़्यादा इस देश में जो सांप्रदायिकता का बुरा असर हुआ हमारे आज़ादी का आंदोलन के दौरान, तो वो बंगाल और पंजाब, तो पता नहीं इसके पीछे अंग्रेज़ों की भी कोई सोच रही होगी। जो आज़ादी के आंदोलन के 2 सबसे बड़े क्रांतिकारी केंद्र थे, भगत सिंह का पंजाब और क्रांतिकारियों का बंगाल, और आप देखेंगे कि पार्टीशन यही 2 जगह हुआ, पंजाब में और बंगाल में। और इसके बाद से वो एक तरीके से कम्युनल डिवीज़न वो दब गया नीचे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। और इसको उभारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। और जैसे जैसे वहाँ सीपीएम के 34 साल सत्ता में रहते रहते राजनीतिक वैचारिक एक ठहराव आया और एक बिखराव आया, तो इस बिखराव में, इस ठहराव में हमें लगता है कि बीजेपी के लिए मौका मिला कि उन चीज़ों को जो एक तरीके से दबी हुई चीज़ें थी बंगाल में, वो सामने आ गई। इसलिए नया बिल्कुल दौर है, और इस दौर में इससे लड़ते हुए ही बंगाल में फिर से लेफ्ट को खड़ा हुआ। अगर आपसे पूछे पर्टिकुलरली सीपीआईएमएल के लिहाज से, आप कहते रहे कि बीजेपी के खिलाफ एक व्यापक मोर्चे का दौर है और डेमोक्रेटिक फ्रंट या जो भी हो, सारी शक्तियों के एक होना चाहिए जो बीजेपी विरोधी हैं। लेकिन बंगाल में देखा जा रहा है कि न लेफ्ट फ्रंट के साथ कोई एकता बन पाई और ना ही इधर टीएमसी तो अलग ही है।
ये फिर कैसे आप जो है माना जाए कि आप अपनी उसमें सफल हो रहे हैं? मतलब ये तो लग रहा है कि एकदम अलग थलग पड़ गए। नहीं, अलग थलग बिल्कुल हम लोग नहीं पड़े हैं। ये बहुत बड़ी बहस बंगाल में भी शुरू हुई है, क्योंकि जो सीपीएम ने रास्ता लिया है बंगाल के लिए, तो हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसमें अभी बंगाल का चुनाव आप कह रहे हैं खुद ही कि पूरे देश की नज़र बंगाल पर है। पूरे देश के लोग देखना चाहते हैं कि बंगाल, अभी हम देख रहे हैं एक वीडियो आया है, सही उन्होंने पकड़ा है कि ये एक तरीके से जो पलासी की लड़ाई थी उसकी ये दूसरी जंग है। और उस समय भी जैसे मिर्ज़ाफर को लगा करके पूरे अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को पटकनी दी थी उस चुनाव में, तो इस बार भी एक तरीके से ममता बनर्जी के सारे लेफ्टिनेंट्स को तोड़ करके ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये लोग बंगाल कब्जा करना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी जहाँ लड़ाई है, जहाँ तो वहाँ बीजेपी के खिलाफ तो आप देखेंगे कि पूरे टोटल जो सीपीएम का कैंपेन है, उस कैंपेन में लगेगा नहीं कि बीजेपी के बारे में कोई बहुत सतही किस्म की समझ है। बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए उसमें सीपीएम को बड़ी भूमिका निभानी है, ये दिखता ही नहीं है। वो पूरा प्रचार उनका चल रहा है कि बीजेपी और टीएमसी एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। यहाँ तक कि दोनों को जोड़ करके उन्होंने एक नया कैटेगरी बना दिया, विजय मूल। एक विजय मूल के नाम से फेसबुक में पेज चालू कर दिया, और बहुत एक मजाकिया ढंग से लोग चुनाव को देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये तो हो नहीं सकता। कि आज के दौर में टीएमसी निश्चित तौर पर एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ बहुत लोगों की नाराज़गी है। बंगाल का लास्ट जो पंचायत चुनाव था उसमें ज़बरदस्त हिंसा हुई, लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया, तो बहुत वहाँ टीएमसी के खिलाफ लड़ाई है। और इसीलिए हमने कतई नहीं कहा कि आप टीएमसी के साथ जाकर के मोर्चा बना लीजिए। हमने जो कहा था कि भाई बीजेपी इतना बड़ा खतरा है, तो वहाँ टीएमसी के खिलाफ तो जो लोग हैं, तो टीएमसी के खिलाफ सिर्फ बोल करके आप क्या करेंगे, जब लोग लगातार जो टीएमसी विरोधी है, जिनके दिमाग में बात ये आ गई कि जैसे भी हो टीएमसी से छुटकारा मिले, सरकार ममता बनर्जी का वो बेदखल हो जाए सत्ता से, तो अगर इतना ही राजनीतिक समझ होगी कि किसी तरह इस सत्ता को बेदखल कर दो, इस सरकार को, उसमें बीजेपी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब तो लेफ्ट के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि लेफ्ट का इस समय पूरा जो स्पेयर हेड है पॉलिटिक्स का, वो बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई। और इन्होंने जो तालमेल करके जो मोर्चा बनाया कांग्रेस के साथ, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का भी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स क्या है और बंगाल की पॉलिटिक्स क्या है। और जो नया संगठन बिल्कुल इंडियन सेकुलर फ्रंट, तो कोई नया संगठन बने, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है और नई नई पार्टियां बनेंगी, बहुत स्वाभाविक है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जहां रिप्रेजेंटेशन घटा है और जिस तरीके से आज एक आक्रामक हिंदुत्व का माहौल है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से भी नए चेहरों की तलाश होगी, नए नेताओं का खोज। लेकिन इस हिसाब से अब अगर अब्बास सिद्दीकी आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके जो पुराने पार्टी बनाने से पहले तक उनकी जितने वीडियो आप देखेंगे तो उस पॉलिटिक्स में तो बहुत कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो दिखता नहीं है। और अभी भी जो पार्टी बनाने के बाद भी उनकी पूरी पॉलिटिक्स, पूरी मुहिम वो राज्य सरकार के खिलाफ केंद्रित है, उसमें बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत पॉइंट दिखता ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ बंगाल में तो संभव नहीं था। बिहार में तालमेल संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा था। असम में बहुत कम सीट लेकर के पूरा एक तरीके से पूरे टोटल हम लोग का दावा छोड़ करके हम एक 42 सीट को लेकर के तालमेल कर लिए, एक आर बंगाल में ट्रायंगुलर लड़ रहे हैं। तो सीटें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर आपकी दिशा सही हो, आप बीजेपी के खिलाफ अगर केंद्रित कर रहे हैं तो मोर्चा बनेगा। लेकिन जहां मोर्चे की दिशा ही सही नहीं है वहां तो कोई मोर्चेबंदी का सवाल नहीं है। लेकिन सीपीएम के लोग कह रहे हैं कि जो इनके सामने व्यवहारिक समस्या है, बीजेपी अभी निचले स्तर पे, क्योंकि उनके सामने टीएमसी खतरा था, टीएमसी के हमले हो रहे थे और उनके कार्यकर्ता उनसे बचाव में लगे थे और कहीं संरक्षण मिला, बीजेपी के लोग दिया, कोई दिया, उसके साथ वो खड़े हुए। तो निचले स्तर पे बीजेपी उस रूप में उनके लिए खतरा नहीं है, तो अपने कैडर को मना पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी मुख्य खतरा है और इस लिहाज से इसके खिलाफ बोल। ये तो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जहाँ 34 साल सीपीएम वहाँ राज करती रही और 235 सीटें आई थी 2006 में, चलो ठीक है, आपने 2011 में चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद मानते हैं कि वहाँ टीएमसी ने एक हमला शुरू किया, हालांकि उससे वो कहीं ज़्यादा हमला अभी बीजेपी वाले त्रिपुरा में कर रहे हैं। तो इस हमले के खिलाफ एक प्रतिरोध खड़ा करना चाहिए था। ये प्रतिरोध खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की? और इसमें दिक्कत क्या थी? प्रतिरोध खड़ा करने के लिए
आपको एक तो कैडर संगठन उसका मनोबल चाहिए, दूसरा जन समर्थन चाहिए। तो सीपीएम ने जिस तरह से सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ के बाद अपना जन समर्थन खो दिया और 34 साल राज करते करते वो जो पूरे एक तरीके से थोड़ा सत्ता निर्भर एक संगठन बन गया था, उनके अंदर एक विपक्ष की राजनीति करने का पूरा वो आदत ही कमज़ोर पड़ गई थी। तो इसलिए इन्होंने सोच लिया था कि 5 साल हम किसी तरह झेल लेंगे और 5 साल बाद जनता जो है टीएमसी से नाराज़ होकर के वापस हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो सोच हुई कि गलती जो हुई वो जनता की हुई, जनता ने गलती की टीएमसी को चुन करके और सीपीएम को सत्ता से बेदखल करके, और जनता खुद अपनी गलती महसूस करके हमारे पास वापस आएगी। एक कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए था कि हमसे जो गलती हुई इसके बारे में आप ईमानदारी से कुछ आत्मालोचना करते। आप सिंगूर, नंदीग्राम को लेकर के पूरे देश में, ये अकेले बंगाल में तो लड़ाई नहीं हो रही थी, पूरे देश में भूमि अधिग्रहण के सवाल पर इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। कई राज्य में उस लड़ाई में सीपीएम भी है। आज जो पूरा किसान आंदोलन देश में चल रहा है, कॉरपोरेट कब्जे के खिलाफ किसान आंदोलन है, आप वहाँ कॉरपोरेट के पक्ष में खड़े थे, टाटा के पक्ष में, तो आप तो कटे हुए थे किसान आंदोलन से। तो आपको फिर से किसान आंदोलन की मुख्य धारा से खुद को वहाँ जोड़ना था। आपको जो गरीबों के राशन के सवाल पर उनकी आस्था फिर से जीतने का काम था, ये काम आपने नहीं किया। और इसी के चलते वो जो टेरर आया टीएमसी का, अब टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने कौन सी लड़ाई लड़ी? कोई लड़ाई नहीं लड़ी वहाँ। बीजेपी पहले तो अभी टीएमसी को तोड़ करके संगठन बना रहे हैं, इसलिए वो एक फॉल्स आर्गुमेंट है कि लोग हमारे जो है टीएमसी से बचाव में बीजेपी तरफ चले गए। वो एक एक्सक्यूज था, और जिस एक्सक्यूज को बीजेपी, अगर वो एक्सक्यूज था भी तो उस एक्सक्यूज को रैशनलाइज नहीं करना चाहिए था। सीपीएम को चाहिए था कि वो खुद को ठीक करते, लेकिन उन्होंने उसी को एक तरीके से मान्यता दे दी। और उसको मान्यता देने से अब वो लोग जो बीजेपी तरफ जाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि सीपीएम जहाँ कमज़ोर हुई है, अब लोगों को लग रहा है कि इमीडिएट बीजेपी ही अगर हमको टीएमसी का ही कोई विकल्प ढूंढना है सत्ता में, तो उसमें बीजेपी एक विकल्प है। और ये इतनी बड़ी विडंबना है कि बंगाल जैसे स्टेट में लेफ्ट मूवमेंट का सबसे मजबूत लंबा जहाँ इतिहास रहा है, वहाँ बीजेपी के बारे में लोगों में कोई चेतना नहीं है, कमजोरी। तो ये तो लेफ्ट मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इस क्राइसिस के बारे में इन्होंने सोचा नहीं। और मुझे तो लगता है कि ये कोई सीपीएम का सवाल नहीं है सिर्फ, ये तो सवाल है कि सीपीएम को हिस्टोरिकली बंगाल के लेफ्ट मूवमेंट एक तरीके से विरासत उसके हाथ में थी। तो अगर इस विरासत को संभाल नहीं पाए, तो आज तो लेफ्ट के दूसरे हिस्सों को, हमारी पार्टी को, उन तमाम लोगों को जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़कर इस विरासत को संभालना है। वो सीपीएम जिस रास्ते पर एक तरीके से पूरा लेफ्ट वहाँ नीचे जा रहा है, मेरे ख्याल से बहुत गलत रास्ता उन्होंने चुना। अभी नंदीग्राम हॉट स्पॉट बना हुआ है और ममता वहाँ चुनाव लड़ रही है। शुभेंदु अधिकारी उनके पुराने सहयोगी उनके सामने हैं, और ममता ने भी एक बयान दिया है नंदीग्राम पर कि जो उसमें जो कांड हुआ तो जो है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हुआ था। इस बयान को किस रूप में देखा जाए, क्यों दे रहे हैं? अब क्यों दे रही है तो ममता बनर्जी बोल सकती है क्यों दे रही है, क्योंकि उसमें हमने आज लिखा भी फेसबुक पर कि इससे एक सवाल तो खड़ा होता है कि अगर ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि नंदीग्राम जनसंहार में संलिप्तता थी, जिस तरीके से भी हो इस अधिकारी परिवार की, और ये ममता बनर्जी को कब पता चला? तो अगर ये शुरू से ही पता था, लंबे समय से पता था, तो आपने क्या किया इसको लेकर के? और आज सिर्फ इस वजह से क्योंकि अधिकारी परिवार अब टीएमसी को छोड़ करके सत्ता संघर्ष में वो भारतीय जनता पार्टी तरफ शिफ्ट कर गए हैं, तब इस बात को आप बोल रही हैं। तो मेरे ख्याल से एक टीएमसी के लीडर होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, और नंदीग्राम आंदोलन से सबसे ज़्यादा राजनीतिक फायदा उनको मिला है इस नाते भी, तो ममता बनर्जी सिर्फ ये आरोप लगा करके नहीं बच सकती, उनको इसका जवाब भी देना होगा। लेकिन एक बात इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग भी ये कहने लगे कि नंदीग्राम का पूरा मामला ही एक तरीके से एक फॉल्स मामला था, एक साजिश थी। बिल्कुल नहीं था। नंदीग्राम में जो वहाँ भूमि अधिग्रहण की घोषणा हो चुकी थी, और आप याद करें तो नंदीग्राम से ठीक पहले सिंगूर हो चुका था, जहाँ एक्चुअली ज़बरदस्ती लैंड एक्वायर किया गया, और लैंड एक्वायर के चक्कर में वहाँ पुलिस का जुल्म हुआ, लोगों पर पिटाई हुई, हमले हुए। तो इसलिए सिंगूर अगर नहीं हुआ होता तो शायद नंदीग्राम को भी लोग थोड़ा दूसरे नज़र से देखते। सिंगूर से जोड़ करके जब आप नंदीग्राम को देखेंगे
तो नंदीग्राम को लेकर के लोगों में जो जबरदस्त एक खतरा लोगों ने महसूस किया। और नंदीग्राम बहुत पुराना कम्युनिस्ट आंदोलन का इलाका रहा है, किसान आंदोलन का 1942 के दौर का इलाका रहा है। तो लोगों ने जो महसूस किया, लोग लड़े। इसलिए हमें लगता है कि नंदीग्राम का जो खतरा था लोगों के सामने, वो एक वास्तविक खतरा था। नंदीग्राम में जो लड़ाई हुई जमीन बचाने के लिए, और पूरे बंगाल में एक मैसेज गया और एक डेमोक्रेसी की लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई जेन्युइन थी। और जो जनसंहार हुआ, 14 लोग मारे गए, वो भी संलिप्तता चाहे जिसकी रही हो, उसमें पुलिस का भी था, सरकार का भी था, अगर ममता जैसे बोल रही हैं कि अधिकारी परिवार का भी था, तो जिसकी भी संलिप्तता या जितनी भूमिका रही हो, जनसंहार तो हुआ, 14 लोग तो मारे गए। इसलिए ये तो बिल्कुल जेन्युइन है। इसलिए ये कह देना कि ममता के आरोप के चलते अब सिंगूर नंदीग्राम ये कुछ नहीं था, एक सरकार के खिलाफ उसको सत्ता से बेदखल करने की साजिश भर थी, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे आज मोदी सरकार आज के किसान आंदोलन के बारे में कह रही है कि एक विपक्ष की साजिश है सरकार को बेदखल करने के लिए किसानों को भड़काया गया। तो नंदीग्राम कोई किसान को भड़का करके, सिंगूर में कोई किसानों को भड़का करके नहीं हुआ। जिस समय आंदोलन खड़ा हुआ था उस समय ममता बनर्जी की कोई हैसियत नहीं थी, उस समय कोई बंगाल में ऐसा कोई माहौल नहीं था। वो बस सीपीएम वाले 235 सीट जीत करके सत्ता में बैठे हुए थे। तो इसलिए सिंगूर और नंदीग्राम को आज भी ठीक से ही समझना चाहिए। हाँ, तथ्य जो है, जानकारी मिल रही है, वो काफ़ी एक तरीके से चौंकाने वाली है, तो वो खुल करके पूरी बात सामने आनी चाहिए। ममता बनर्जी को भी खुलासा करना ही होगा। अब आते हैं कुछ सवाल किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन अपने उरूज पर है और पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है, कह सकते हैं, और उसके कोर में कह सकते हैं कि लेफ्ट है अपने तरीके से। तो इस दौर में इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन का भी एजेंडा चला सरकार का। बजट जिस तरह का आया उसमें सरकार खुलेआम बेचने, बाजार में खड़ा कर दी है सारी अपनी कंपनियों को, जो चाहे ले सकता है। तो इसके खिलाफ जो रेजनमेंट होना चाहिए, खासकर ट्रेड यूनियन सेक्टर से, और वो खड़ा होते हुए एक किसान आंदोलन से एकता बनता और सरकार के खिलाफ एक साझा लड़ाई आगे बढ़ती, ये कहाँ गैप रह जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, हम लोग शायद हम जिस मात्रा में देखना चाहते हैं वो नहीं दिख रहा है। जैसे आप देखेंगे कि 26 नवंबर को उस दिन मजदूरों की भी हड़ताल थी, और उसी दिन किसान दिल्ली में पहुंचे, वो संविधान दिवस भी था। तो ये सिर्फ एक संयोग भर नहीं था, ये एक तरीके से मजदूरों ने भी किसानों का समर्थन दिया था। किसानों ने भी शायद डेट इसी देख करके तय किया था कि मजदूरों की हड़ताल के साथ ये काम हो। अभी भी जो 26 मार्च को फिर भारत बंद का ऐलान किया गया, मजदूर भी साथ थे। और कहीं ना कहीं ये लोग महसूस करने लगे हैं कि किसान आंदोलन वो बेसिकली खेती को कॉरपोरेट कब्जे से बचाने की लड़ाई है, खेती किसानी को कॉरपोरेट कब्जे से। आज मजदूर आंदोलन भी ये अदानी अंबानी के हाथों से पब्लिक सेक्टर को, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। जो नौजवानों की लड़ाई है रोजगार के लिए, और रोजगार में भी हमें कम से कम ठीक से वेज मिले और आरक्षण जो हक है उसका भी कोई मतलब रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और आज वो ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमें लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ये सिर्फ कोई ट्रेड यूनियन का मुद्दा नहीं रह गया। अब रेलवे को देखिए, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा, इस तरीके से होगा, एक से एक ट्रेन पूरा रूट दे दिया जाएगा, और उसके साथ साथ तुरंत किराया इस तरह से बढ़ने लगा। तो लोगों को बात समझ में आ गई कि ये अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन होगा, अदानी अंबानी और टाटा की गाड़ियां चलने लगेंगी, तो किराया भी जो है वो आसमान छूने लगेगा। तो ये सवाल मेरे ख्याल से महंगाई, जिस तरीके से लोग बेदखल हो रहे हैं ये तमाम पब्लिक सर्विस से, ये मुद्दा बन रहा है। और किसान आंदोलन में भी साथ दिया। पंजाब में तो ये एक तरह से संपूर्ण जन आंदोलन बन गया है, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ये आंदोलन लंबा चल रहा है, तो दिल्ली में भी 26 जनवरी को भी आप देखेंगे, अगर वो एक घटना को लेकर के बहुत हल्ला हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के 26 जनवरी के दिन दिल्ली के आम नागरिक, उनकी पूरी संवेदना किसानों के साथ थी। तो ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एक तरीके से शुरू हुआ, एक कोइंसिडेंस से कि 26 नवंबर एक साथ लोग आए, वहाँ से हम एक कन्वर्जेंस की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन, एक तरह से पूरे नौजवानों का आंदोलन, महिलाओं की बड़ी भागीदारी किसान आंदोलन में, तो सारे आंदोलन एक पॉइंट पर आके मिलने लगे हैं।
और वो देश की इकोनॉमी को बचाने, संविधान को बचाने, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई। अब इसी से निकलता है, हालांकि आपने अपने तरीके से जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि किसान आगे डटे हुए हैं दिल्ली पर, मतलब ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निश्चित काल तक वो बैठे रहें, इसका कोई हल निकलेगा। सरकार अड़ी हुई है अपनी जीत पर, तो इसमें रास्ता क्या निकलता है, कहाँ जाएगा, इसकी क्या दिशा है, कहाँ पहुँचेगा? देखिए, इसमें दो बात है। एक तो अब तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो इसमें किसानों ने भी कहा कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार ने कुछ बातचीत की शुरुआत भी की थी, हालांकि उसमें दिखावा ज़्यादा था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें एक हल निकल सकता है, एमएसपी की गारंटी हो, इन कानूनों को लेकर के बात हो। तो एक तो क्या हल निकलेगा वो समय बताएगा। हमने देखा कि जो राकेश टिकैत ने कह दिया कि हम 2 अक्टूबर तक समय दे रहे हैं, तो एक तरह से उन्होंने अपने तरीके से बता दिया कि हम जल्दी में नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, हमारे पास लंबी लड़ाई लड़ने की एक तरीके से वो तैयारी है और उसी मानसिकता के साथ और तैयारी के साथ हम लड़ रहे हैं। दूसरा जो हिस्सा है कि अगर तात्कालिक कोई हल न भी निकले, जो संदेश चला गया वो संदेश बहुत ज़रूरी था देश के लिए, क्योंकि ये सरकार अदानी अंबानी की सरकार है, कंपनी राज की सरकार है। और इसका मतलब है कि अब जैसे जो मुजफ्फरनगर के आम लोग जो कहने लगे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमने भाजपा को वोट किया था, हम दंगे में भी शामिल हो गए थे, तो आज वहाँ से वो अपना कदम वापस कर रहे हैं। तो लोगों को ये बात समझ में आएगी कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि खेती बची रहे, ये अदानी अंबानी का कंपनी राज ना हो, तो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। भाजपा की सरकार रहेगी और हम लड़ करके अदानी अंबानी को बहुत रोकेंगे, वो बहुत कठिन रास्ता है। तो सबसे जो सिक्योर रास्ता है, श्योर रास्ता है, वो है कि पहले इस कंपनी राज के खिलाफ देश की राजनीति में एक माहौल बनाओ। तो हमें लगता है वो माहौल लेकिन बनने लगा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर तात्कालिक कोई समाधान न भी निकले और ये संदेश चला जाए पूरे देश में, एक राजनीतिक जागृति पूरे देश में आ जाए, फैल जाए, और उसमें किसान और नौजवान साथ आ जाए। बिहार में हम लोग किसानों को बहुत नहीं साथ कर पाए थे, नौजवानों को साथ जोड़ पाए थे। नौजवान साथ आए तो बहुत बड़ा फर्क आ गया, लगभग हम लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिए थे। अगर उन नौजवानों के साथ थोड़ा सा किसानों की थोड़ी भागीदारी और बढ़ जाती, उसमें भी जातीय समीकरण टूटता और एक किसान अपने पूरे वर्ग चरित्र के साथ, वर्गीय एकता के साथ सामने चले आते, तो बड़ी बात बनती। और वो बात बनती भी हमको दिख रही है, जो उत्तर प्रदेश के संकेत है, हरियाणा के संकेत है। तो ये बात अगर बन जाएगी तो 2024 के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी एक राजनीतिक डेवलपमेंट है। और 24 से पहले बल्कि 22 का चुनाव है। फिलहाल तो बंगाल को अगर हम लोग बचा लेते हैं, असम को अगर बचा लेते हैं, तो एक देश में निश्चित तौर पर एक लोगों में नई ऊर्जा का संचार होगा। और फिर उत्तर प्रदेश वो महत्वपूर्ण लड़ाई है, पंजाब और उत्तर प्रदेश 2022 में, और फिर 24 की लड़ाई है देश को बचाने के लिए। मैं आखिरी दौर में हूँ, एक सवाल और अगर पूछूं, ये जो कार्पोरेटाइजेशन खिलाफ एक जो है एजेंडा बना हुआ है, तमाम हिस्से अलग अलग तरीके से खड़े हो रहे हैं, आप खुद बताएं, रोजगार का सवाल है, यूथ खड़ा हो रहा है, ट्रेड यूनियन खड़ी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन खिलाफ किसान खड़े ही हैं। और उनके कोर में अगर देखिएगा तो कहीं कहीं एक अल्टरनेटिव मॉडल की डिमांड है, क्योंकि जो चल रहा है उससे उस चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहा, और नेचुरली इसमें लेफ्ट के लिए एक जगह बन जाती है कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो लीडरशिप के स्तर पे और ढांचे के स्तर पे उनके बीच जितनी एकता होनी चाहिए, एक एकताबद्ध कोई एक नेतृत्व हो और वो संयुक्त रूप से लड़ाई का नेतृत्व करे, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अब क्यों नहीं हो पा रहा, सच में ये सवाल है। अब जैसे बंगाल को ही ले लीजिए, हमने तो सोचा ही नहीं था कि बिहार में इतनी बड़ी हम लोगों की एकता बनी, उस एकता से हम लोग एक हद तक कुछ सफलता भी हासिल किए। अब इसके बाद बंगाल का चुनाव था, तो बंगाल में बीजेपी के खतरे को लेकर के इस तरह से अगर हम सीपीएम के साथ बहस में जाना पड़ जाएगा। और अभी तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने तो, हमारी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई वहाँ राज्य सरकार के भी खिलाफ है, वहाँ कोई सीपीएम से हमारी कोई लड़ाई बंगाल में नहीं है, बल्कि हमने अपने स्तर पर तो सीपीएम को समर्थन दे दिया है उनकी जीती हुई सीटों पर। लेकिन अगर उनके अब सोशल मीडिया का प्रचार देखेंगे तो लगेगा कि एक नंबर खलनायक ममता बनर्जी है और दूसरे नंबर पर खलनायकों की सूची में हम लोग हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कभी कभी अच्छी सिचुएशन होते हुए भी ये टैक्टिकल डिफरेंसेस एक बहुत
बड़ा सवाल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद 2 मई तक ऐसा ही रहेगा। 2 मई के बाद सब लोग अपने जब होश आ जाए, चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ठंडे दिमाग से लोग बैठ करके सोचें। और निश्चित तौर पर पूरे लेफ्ट को सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी देश में इस समय एक उभार है, आंदोलन का माहौल है, उसमें लेफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका, ट्रेड यूनियन में कहिए तो बड़ी भूमिका बनती है, नौजवानों के आंदोलन में बड़ी भूमिका बनती है। ठीक है, हमारी चुनावी उपस्थिति उतनी नहीं है, लेकिन अभी पहली बार, जैसे बिहार के चुनाव में खास बात क्या थी, चुनाव अपने आप में एक आंदोलन बन गया था, और जो आंदोलनों का एजेंडा होता है वही चुनाव का एजेंडा हो गया था। तो अगर चुनाव आंदोलन बन जाए, आंदोलनों का एजेंडा चुनाव का एजेंडा बन जाए, और आंदोलन मतलब किसान हो, ट्रेड यूनियन हो, नौजवान हो, आंदोलनों में लेफ्ट की अगर बहुत मुखर एक उपस्थिति हो, तो निश्चित तौर पर ये लेफ्ट मूवमेंट के लिए एक अच्छा दौर है, और देश के लिए बहुत ज़रूरी दौर है इस समय कि लेफ्ट एक मजबूत एंटी फैसिस्ट रेजिस्टेंस के फोर्स के रूप में खड़ा हो, डेमोक्रेसी के फोर्स के रूप में खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी दिक्कत है, कभी कभी होता है कि एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, लेकिन जैसे भी हो लेफ्ट की एकता कुछ देर भी अगर आए, दुरुस्त आना चाहिए, और ये बात तो बनेगी। हमें लगता है कि बंगाल हम लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा, तो बंगाल से हमको सीखने समझने के लिए तैयार रहना होगा, सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आखिरी सवाल अगर आपसे पूछें तो 2 ही स्टेट का मैं पूछूंगा, असम और बंगाल, कितनी कितनी सीटें देंगे, और अगर सरकार किसकी बना रहा है? नहीं, हम तो देखिए हम इस समय तो उम्मीद की बात करेंगे, तो उम्मीद हमारी है तो असम में बीजेपी को जाना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा गठबंधन बना है और बोडो संगठन भी इधर आया है, तो इसके बाद भी इतने बड़े एमटीसीए मूवमेंट के बाद भी बीजेपी अगर सत्ता में रह जाए, वो एक तरीके से जिसको कहते हैं कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, मैच उल्टी दिशा में। और बंगाल में हम तो उम्मीद करेंगे कि बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ टीएमसी का मामला रह नहीं है। बात सही है कि टीएमसी बहुत कमज़ोर है, और टीएमसी पर निर्भर करके बहुत दिन आप बीजेपी के खिलाफ लड़ नहीं सकते। अल्टीमेटली वहाँ लेफ्ट को मजबूत होना होगा। लेफ्ट में भी मेरे ख्याल से कुछ गति आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो हमने देखा कि बंगाल की सिविल सोसाइटी और इतने दिनों के लेफ्ट मूवमेंट के डेमोक्रेटिक जो डिस्कोर्स है उसका जो एक असर है, और हमें लगता है कि ये बहुत जटिल मोड़ है, और इस मोड़ पर बंगाल को हम लोग बचा ले जाएंगे। हम लोग इतनी लंबी बातचीत किए 5 राज्यों, चुनाव, किसान आंदोलन और मसलों को लेकर के, अगर आपको लगता है कोई चीज़ जो छूट गई हो आनी चाहिए? नहीं, ठीक है, अभी तो देखिए बात तो हम लोग कर रहे हैं, अब इसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़े, काम हो तो ठीक है। इतनी लंबी बातचीत हो गई, पता नहीं आपके दर्शकों को इतना सुनने के लिए बहुत समय लगेगा। एक बार में शायद लोग सुन भी नहीं पाएंगे, और 2-3 किस्तों में लोग सुन लें तो बहुत खुशी होगी। जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दीपांकर जी को लग रहा है कि असम से बीजेपी जाएगी और बंगाल में नहीं आएगी। ये जब देखना होगा तो नतीजों के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। दिल्ली से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।